Hello my dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from Sitamarhi। आज हम लोग some basic concept of chemistry के पार्ट 7 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज, अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट लग रहा है, इससे फायदा हो रहा है, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए देखते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हैं। जब केमिस्ट्री हमारा बाइफरकेट हुआ था तभी हम लोगों ने इस थ्योरी को पढ़ा था, और क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ा होगा इसके। तो हम लोगों ने डाल्टन्स थ्योरी में क्या पढ़ा, डाल्टन ने क्या बताया कि कोई मैटर, चूंकि केमिस्ट्री की स्टडी इज द स्टडी ऑफ मैटर, उन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर जो बनते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एटम। मैटर जो है बहुत छोटे से पार्टिकल से, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको कहते हैं एटम, एंड दे आर इंडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है, अभी जो भी बोल रहे हैं वो सारा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, जो फेल कर गया, बाद में मॉडर्न थ्योरी आई, फिर हम लोग मॉडर्न थ्योरी को भी देखेंगे। तो डाल्टन ने कहा था कि मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको एटम बोलते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा था कि ये जो एटम्स हैं वो अगर सेम एलिमेंट के हैं तो ये सिमिलर होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब अगर सेम एलिमेंट हम ले रहे हैं सोडियम, तो उनमें जितने भी एटम्स होंगे वो ऑल रिस्पेक्ट में सेम होंगे, चाहे उनका मास हो, उनका वॉल्यूम हो, उनका डेंसिटी हो, उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सब सेम होगा। ये डाल्टन ने कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को आप लेते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, आप जो भी ले वो सब कुछ डिफरेंट होता है इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, फिर उन्होंने कहा चाहे सेम एलिमेंट लो या आप डिफरेंट एलिमेंट लो, जैसे O और O को कंबाइन करके आप O2 कंपाउंड एटम बनाओ, या C और O2 को लेके आप CO2 कंपाउंड एटम फॉर्म करो, तो ये उनका कहना था कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि ये एलिमेंट्स सेम और डिफरेंट जो भी कंबाइन करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही कंपाउंड फॉर्म करें, दे मे फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स ऑल्सो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि ये जो एटम है ये बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यही एक ऐसा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसको ना तो डिस्ट्रॉय किया सकता है ना इसको क्रिएट किया जा सकता है, ये टोटली कंजर्व्ड है। तो इतने सारे पॉइंट्स डाल्टन ने कहा था एटम को लेकर के, इसलिए उनका नाम पड़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर बहुत ही छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको एटम कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे एक सोडियम ले लीजिए, एक कैल्शियम ले लीजिए, दे आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इनके जो भी एटम्स होंगे, यानी कैल्शियम के जितने एटम्स होंगे, सोडियम के जितने एटम्स होंगे, दे आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हो, दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। वो आपस में जुड़ेंगे और कंपाउंड एटम फॉर्म करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ा, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा जो 5th पार्ट था उसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को ही पढ़ा था, 5 लॉज हम लोगों ने पढ़े थे, और फिर हम लोगों ने एवोगैड्रो लॉ को भी पढ़ा था। तो उन सारे लॉ के थ्रू ये कॉम्बिनेशन होती है एलिमेंट्स की, सेम या डिफरेंट, जो कंपाउंड एटम, जिसको बाद में कंपाउंड ही कह जाएगा, कि फॉर्मेशन की होती है। फिर उन्होंने कहा कि व्हेन एटम कंबाइन टुगेदर, जब एटम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड एटम, यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो दे डू सो इन होल नंबर रेशियो। ये कॉम्बिनेशन होल नंबर रेशियो में होता है, जो हम लोगों ने डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि उनका फिक्स्ड रेशियो में बाय मास कॉम्बिनेशन होती है। तो डाल्टन की जितने भी पॉइंट्स है ना, मास कॉम्बिनेशन पर जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बने हुए थे,
4 लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो सब प्रूफ हो जाता है इसी लॉ के थ्रू। फिर उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन। एक बार तो उन्होंने कहा कि 2 एलिमेंट चाहे वो सेम हो या डिफरेंट, हम कभी भी कंबाइन करेंगे और कंपाउंड एटम बनेगा ही बनेगा। फिर उन्होंने कहा था कि जो बनेगा वो सिंपल रेशियो में बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑलवेज सिंपल रेशियो में ही होगा। फिर उन्होंने कहा था कि जो कॉम्बिनेशन होगी वो डिफरेंट रेशियोज में भी होगी और मोर देन 2 कंपाउंड भी बन सकता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों बना सकता है, जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स डाल्टन ने कहे थे, जिससे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का भी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो हमारा सामने आया था। फिर उन्होंने कहा था एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और लास्ट उन्होंने कहा था कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। तो आई थिंक आपको सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बनता है जिसको एटम बोलते हैं। सेम एलिमेंट के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम डिफरेंट होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हो वो कंबाइन करेंगे एंड दे फॉर्म कंपाउंड एटम्स। जब एटम कंबाइन करेंगे कंपाउंड एटम बनाने में तो वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है। यानी ये पॉइंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पॉइंट लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और ये पॉइंट एटम ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ये पॉइंट मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जब मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑटोमेटिक आएगा। तो सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन पॉइंट से आपको 4, 5 एंड 6 पॉइंट से क्लियर हो गए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और लास्ट उन्होंने कहा कि इसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एटम, बट दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आई और बना हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का क्या स्टेटमेंट था, इन्हीं सारे पॉइंट्स में थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंजिंग की गई और थोड़ा उसको इम्प्रूव करके बताया गया। वो क्या बताया गया, ये तो सही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बट नॉट इंडिविजिबल। यानी इनका फर्स्ट पॉइंट था मॉडर्न थ्योरी का कि एटम इज नो फर्दर इंडिविजिबल, यानी एटम अब फर्दर इंडिविजिबल नहीं है। तो नहीं है तो क्या है, तो इट मे बी डिवाइडेड इनटू सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, इट मे बी डिवाइडेड टू सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि देखिए एटम्स के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एटम्स के दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर, और मैटर की स्टडी, एटम की स्टडी ही केमिस्ट्री है। तो आप इसको समझेंगे तो फिर आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम आप जानेंगे तब तो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इसलिए एटम को पूरे डिटेल में जानना जरूरी है। तो ये डिवाइड हो सकता है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स में, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑल्दो इन पार्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेजॉन, पियोन, केओन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनोन, लाइक मेनी मोर। तो कई और पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, बट दिस आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब एटम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो इन 3 पार्टिकल से हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, इसलिए हम लोग बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे अदर पार्टिकल्स एटम के अंदर हैं, इसलिए इसको इंडिविजिबल कहना अब करेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ऐसा देखा गया कि देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी एलिमेंट आपका सेम है बट उसका मास नंबर डिफर क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है।
तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different atomic masses, यानी उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डिफर हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स. उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं. जैसे कार्बन का आप देखिएगा कि कार्बन 12 आइसोटोप भी होता है, कार्बन 14 आइसोटोप भी होता है, इवन 13 आइसोटोप भी होता है, बट मोस्ट कॉमन इज दिस टू. हाइड्रोजन का आप देखिएगा, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सारे आइसोटोप्स होते हैं. तो एलिमेंट तो हमारा सेम है, बट मास इसमें 12, इसमें 14, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, मास तो डिफर कर रहा है ना. तो ऑल रेस्पेक्ट में तो ये नहीं ना सिमिलर हुआ. तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट कहा. थर्ड में उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. लेकिन जब आइसोबार का कॉन्सेप्ट देखा गया, किसका? आइसोबार का, तो देखिए वहां पर ये बात फिर रॉन्ग हो गई, क्योंकि उनका कहना अब जो है कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग atoms of different elements may have same atomic mass. Atoms of different elements may have same atomic mass. जैसे आप देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है. तो एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, बट उनका मास क्या है? सेम है. तो दिस आर कॉल्ड आइसोबार्स. यानी आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम हो, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो. तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपका रॉन्ग हो गया. फिर उन्होंने कहा कि सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड एटम बनाने में, वो सही है. लेकिन जो उन्होंने फिफ्थ पॉइंट कहा कि दे डू सो इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, ये रॉन्ग हो गया. उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम, नॉट ऑलवेज इन अ सिंपल रेशियो बट इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन जो इस मॉडर्न थ्योरी में हुई उसमें ये हुई कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन नॉट ऑलवेज इन सिंपल रेशियो बट इन अ फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, उन्होंने सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन कहा कि जरूरी नहीं होगा मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो फिक्स्ड रेशियो में होगा. जैसे अगर हम C12, अगर हम एग्जांपल लेते हैं C12H22O11, दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल रेशियो. 12:22:11, दिस इज नॉट अ सिंपल रेशियो, बट ये फिक्स्ड है कि अगर सुक्रोज है, अगर शुगर है, अगर शुगर केन से शुगर फॉर्म कर रहा है तो उसका यही फॉर्मूला होगा. तो ये पॉइंट में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो इसको भी मॉडिफाई किया गया. नेक्स्ट जो था वो ये था कि चलो भाई ये पॉइंट तो सही है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. ये पॉइंट तो इनका ही फिफ्थ पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी. यानी दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आप इसको बोल सकते हैं. ये फिफ्थ पॉइंट इसका हो गया. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट था कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. ये वाले पॉइंट में फिर से थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई और ये हुआ कि एटम इज नो फर्दर कंसिडर्ड टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल. यानी एटम को आप इनडिस्ट्रक्टिबल भी अब नहीं कह सकते. इसका मतलब यह है कि इसको डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है.
ये जो न्यूक्लियर फिजन का कंडीशन होता है जिसमें कि बड़े बड़े एटम टूट के छोटे छोटे एटम्स में चेंज हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे डिसोसिएशन ही तो होता है ना, वहां पे डिस्ट्रक्शन ही तो होता है ना। एक एटम टूट करके जैसे यूरेनियम टूटा, बेरियम और क्रिप्टन में चेंज हो गया। फिर आप इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस को आप देखिएगा जिसमें बड़े बड़े जो एटम हैं वो छोटे छोटे एटम्स में टूट जा रहे हैं। इवन न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी आप पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसमें भी आप देखेंगे कि वहां भी बेरिलियम और बोरॉन टूट के चेंज होता है अदर पार्टिकल्स में, वहां भी डिस्ट्रक्शन होती है उसकी, तब जाके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होता है। तो कहने का मतलब है कि अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि एटम को डिस्ट्रक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाल्टन्स ने अपने जो भी 7 या 8 पॉइंट्स दिए थे उन सारे पॉइंट्स में थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई, थोड़ा चेंज किया गया और एटॉमिक थ्योरी जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के रूप में आया। इसके अकॉर्डिंग एटम अब इंडिविजिबल नहीं है, इसको डिवाइड किया जा सकता है और ये टूट के बहुत सारे पार्टिकल्स में चेंज होता है। बट जो मेन इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज चार्ज -1, मास 0। प्रोटॉन का चार्ज +1 और मास भी 1। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 और मास 1। ठीक है ना। तो दिस आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। कार्बन के भी 2-3 आइसोटोप है बट 2 आर कॉमन, दैट इज कार्बन 12 एंड कार्बन 14। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मास, जिसको कहा गया आइसोबार, लाइक आर्गन एंड कैल्शियम। इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव सेम एटॉमिक मासेस। फिर इन्होंने कहा कि एटम्स सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करके जब कंपाउंड एटम फॉर्म करेंगे तो वो ऑलवेज सिंपल होगा, ये जरूरी नहीं है, बट फिक्स्ड होगा, ये जरूरी है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एटम को अब इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एटम डिस्ट्रक्ट होके छोटे पार्टिकल्स में भी एटम्स में टूट सकता है। और ये पॉइंट दोनों ही थ्योरी की सही रही कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो हो गए हमारे डाल्टन्स थ्योरी, एटॉमिक थ्योरीज और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी एटम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। और विशेष डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी चैप्टर 2 में तो करने ही वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कल आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। आप कह सकते हैं कि ये इस चैप्टर का हार्ट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को एटम, एटॉमिक मास, ग्राम एटम और मोल कॉन्सेप्ट को ही बहुत अच्छे से समझना है। तो कल जो हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास। जब हम लोगों ने एटम पढ़ा तो हर एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, वो मास हम कैसे निकालेंगे? ऐसा पार्टिकल जो इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसके मास को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? और जब डिटरमाइन करेंगे तो फिर उसके लिए हम कौन से यूनिट का यूज करेंगे? कहीं हम उसमें AMU यूनिट का यूज कर देते हैं, कहीं U लिख देते हैं, कहीं हम ग्राम लिख देते हैं। क्या रिलेशन है, क्या मतलब है AMU, U या ग्राम में? इनके रिलेशंस, इनके बारे में कि कब इसको कहाँ यूज करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, वो हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग ग्राम एटम और ग्राम मोल, कहीं ग्राम एटम यूज हो जाता है टर्म, कहीं मोल के रूप में यूज हो जाता है। तो क्या है ग्राम एटम और मोल कॉन्सेप्ट है क्या, इसको कितने तरीके से, कितने रूपों में बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब हमारा इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आएगा और फिर यही मोल कॉन्सेप्ट आगे बढ़ के हमारे 2-3 और टॉपिक्स में जाएगा, जैसे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी यानी मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन एंड केमिकल स्टोइकियोमेट्री। उसी के बीच में आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की भी एक वीडियो या सीरीज जाएगी, जिससे आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करवाएंगे। कई बच्चों को कंपाउंड फॉर्म करने में, रिएक्शन बनाने में, रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत परेशानी आती है,
तो उसके लिए भी केमिकल स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो जाएगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, आप उसको देखेंगे। तो आज हम लोग यही एटॉमिक थ्योरी पे एंड करते हैं और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास, ग्राम एटम, AMU, यू, ग्राम का रिलेशनशिप और फिर मोल कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। ओके, बाय।